हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है और वो टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत टाइप का होता है, जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रेन इंश्योरेंस। तो आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी और हमारी फैमिली को इम्पैक्ट करता है। इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी रिसेंट न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जिसे देखकर हमारा दिल बहुत डर जाता है, लेकिन हम ऐसी इंसिडेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनों से प्यार करते हैं और अपनों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कम से कम हमें अपनों के लिए ये तो करना चाहिए कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी न्यूज़। देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो फ्रांस में राइट्स चल रहे हैं। वहाँ देखिए आप, लुइस विटोन, ज़ारा, नाइकी और एप्पल के स्टोर्स तक लूटे जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड वर्थ गुड्स लूटे जा चुके हैं फ्रांस में। तो आप सोचिए, कोई वहाँ पर स्मॉल शॉपकीपर हो जिसने इंश्योरेंस ना लिया हो तो अब उसका क्या हाल होगा। अगली न्यूज़ देखिए, जो रिसेंट न्यूज़ है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर एक बस में आग लग गई थी और 25 पीपल डाइड। तो अब उन लोगों की फैमिलीज़ का क्या होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अगर उन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती तो कम से कम उनकी फैमिली आगे की ज़िंदगी सुकून से जी सकती थी। अगली न्यूज़ देखिए, 4 किल्ड 16 इंजर्ड इन कार ट्रैक्टर कॉलिजन ऑन आगरा दिल्ली हाईवे। तो जितने भी ये इंजर्ड लोग हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी तो उनका इलाज अच्छे से होगा। अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी होगी तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होगा और उनकी फैमिली फाइनेंशियली बर्डन के नीचे आ जाएगी। अगली न्यूज़ देखिए, टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसमें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, मोर देन 5,600 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड अक्रॉस टर्की। तो जिस जिस ओनर ने या टेनेंट ने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो वो सब आज की डेट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोने के अलावा। तो अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत टाइप का होता है, जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला इंश्योरेंस है मोटर व्हीकल, जिसमें कार, टू व्हीलर, बाइक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, ट्रक, कमर्शियल व्हीकल सभी आ जाते हैं। दूसरे टाइप का इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मल पॉलिसी, सुपर टॉपअप, कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। इसके बाद हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। जो थर्ड कैटेगरी है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। इसमें आता है इंटरनेशनल ट्रैवल लाइक वाया फ्लाइट एक्सेट्रा, और डोमेस्टिक ट्रैवल बीट फ्लाइट और बस। थर्ड इज ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस। आईआरसीटीसी भी आजकल इंश्योरेंस देता है, अगर आपको पता हो तो। चौथे टाइप का इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कोई भी ले सकता है, ओनर हो या टेनेंट हो, और हमें इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। इसका रीज़न एक ये भी है कि ये हाई वैल्यू प्रॉपर्टी होती है और इंश्योरेंस का जो रेट होता है बहुत ही लो होता है। अगली कैटेगरी है शॉप या गोडाउन का इंश्योरेंस। जैसा हमने देखा फ्रांस में जो लूट चल रही हैं शॉप्स गोडाउन में, जिसने इंश्योरेंस लिया होगा वो तो सेव होगा, और जिस भी शॉपकीपर गोडाउन मालिक ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा होगा तो उसकी पूरी लाइफ की जो पूंजी है वो बर्बाद हो गई होगी। पांचवा इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। और सिक्स्थ है एंडोमेंट पॉलिसीज़। तो ये सब आज हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या देखना चाहिए और कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। पहला है कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। तो व्हाट इज़ कार इंश्योरेंस? कार इंश्योरेंस इज़ आल्सो नोन एज ऑटो और मोटर इंश्योरेंस। ये एक तरह का आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कार के मालिक और कार को जो नुकसान हुआ है और जो सामने वाली पार्टी है यानी थर्ड पार्टी, उसको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करती है। मान लीजिए आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने वाले की गाड़ी को भी चोट लगती है और हमारी गाड़ी को भी नुकसान होता है। तो इन दोनों की भरपाई कौन करेगा? तो अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपके
नुकसान का ध्यान रखेगी। क्या क्या कवर होता है कार इंश्योरेंस में? नेचुरल डिज़ास्टर, जो भी नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन आते हैं, उससे जो भी नुकसान है वो कवर करती है। पर्सनल एक्सीडेंट, अगर जो ओनर या आदमी गाड़ी चला रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी कार एक्स पॉलिसी या कार इंश्योरेंस कवर करता है। थर्ड पार्टी लॉसेस, थर्ड पार्टीज लॉसेस का मतलब है कि जो आपने सामने वाली गाड़ी को टक्कर मारी तो उनकी कार या प्रॉपर्टी को या उनको जो नुकसान हुआ है उसका भी इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान रखती है। एक्सीडेंट, कोई भी आपका रोड में एक्सीडेंट हो जाए या कोई डैमेज हो जाए उसका भी इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखेगी। थेफ्ट, आपकी गाड़ी से कोई सामान चोरी हो जाए तो अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज लिया है इंश्योरेंस पॉलिसी में तो उसका भी ध्यान और भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। चलते चलते आजकल हम देख रहे हैं गाड़ी में आग लग जाती है तो वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती है। इसके अलावा आप कुछ एड ऑन्स भी ले सकते हैं मोटर इंश्योरेंस में जो जनरली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करें तो कुछ एड ऑन भी ले सकते हैं। एड ऑन कवर लेने से मतलब ये होता है कि आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टायर प्रोटेक्ट कवर। जनरली नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में टायर को अगर कोई लॉस हो तो वो कवर नहीं होता, लेकिन अगर आप एड ऑन कवर ले लेते हैं टायर प्रोटेक्ट के लिए तो आपका टायर को भी कोई नुकसान होगा तो वो भी कवर होगा। अगला है ब्रेक डाउन असिस्टेंस कवर। तो रास्ते में कहीं गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए और या कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए और आपने ब्रेक डाउन असिस्टेंस का एड ऑन कवर ले रखा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपकी हर संभव सहायता करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर। ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए की गाड़ी ली और उसका इंश्योरेंस हर साल 3 लाख 4 लाख रुपए होता है, तो आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 5 साल तक अगर मेरी गाड़ी को कोई नुकसान हो या गाड़ी चोरी हो जाए तो मुझे फुल वैल्यू मिले, तो इसके लिए आपको ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर लेना चाहिए। उन केसेस में इंश्योरेंस कंपनी आपको फुल अमाउंट का भरपाई करती है जो भी क्लॉसेस के अकॉर्डिंग होती है, और कुछ भी डिडक्शन वही होता है जो नॉर्मल डिडक्शन होता है एज़ पर पॉलिसी क्लॉज। तो आपको नई गाड़ी में ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर के साथ जाना चाहिए। उससे आपका प्रीमियम तो ज़रूर बढ़ेगा लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपकी गाड़ी को कोई चोरी हो जाए या कोई नुकसान हो जाए। रिटर्न टू इनवॉइस कवर। रिटर्न टू इनवॉइस कवर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी है और 1 साल के अंदर वो गाड़ी चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बिल्कुल न्यू गाड़ी के अमाउंट के बराबर पैसा रिटर्न करती है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इन केस ऑफ थेफ्ट और डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ गेटिंग बैक द कंप्लीट अमाउंट ऑफ कार इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग ए न्यू व्हीकल एंड इट्स रोड टैक्स। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगर आपने ये कवर लिया है तो आपको रोड टैक्स और जो भी रजिस्टरिंग ऑफ व्हीकल का कॉस्ट है वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न करती है। इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन कवर। इस क्लॉज में या इस कवर में जो कि एड ऑन कवर होता है, इसमें आपका इंजन और गियर बॉक्स का जो भी नुकसान होता है उसका भी आप कवर ले सकते हैं। अगला कवर है कंज्यूमेबल कवर। जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी में कंज्यूमेबल जो आपके छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, स्क्रू, नट, बोल्ट होते हैं वो कवर नहीं होते, लेकिन अगर आपने कंज्यूमेबल का एड ऑन कवर ले रखा है तो उनका खर्चा भी इस पॉलिसी में कवर होगा। डेली कन्वेंस बेनिफिट। मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और 5 दिन के लिए वो गाड़ी गैराज में चली जाती है रिपेयर होने के लिए, तो 5 दिन के लिए आप अपने ऑफिस आने जाने का जो खर्चा है वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेली कन्वेंस बेनिफिट का एड ऑन कवर लेना पड़ेगा। की एंड लॉक प्रोटेक्ट। इस कवर में आपका मान लीजिए आपकी की लॉस हो जाती है गाड़ी की, तो आपका की और लॉक रिपेयर करके देगी इंश्योरेंस कंपनी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसका पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। शर्त यही है कि आपने की एंड लॉक प्रोटेक्ट का एड ऑन कवर ले रखा है। लॉस टू पर्सनल बिलोंगिंग। आप किस गाड़ी में जा रहे थे और आपकी गाड़ी में लैपटॉप और कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ था और किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ा और वो सामान चोरी कर लिया, तो अगर आपने लॉस टू पर्सनल बिलोंगिंग का कवर ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी हर्जाना आपको रिटर्न करती है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे जो भी आइटम चोरी हुई आपके पास उनका इनवॉइस होना चाहिए, आपको एफआईआर करानी पड़ेगी और एक सर्टेन अमाउंट होती है, उस अमाउंट तक का ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पर्सनल बिलोंगिंग का
अमाउंट रिटर्न करती है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि इंश्योरेंस क्लेम में क्या क्या कवर नहीं होता। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले और आप सोच रहे हैं कि आप हर एक क्लेम को कवर कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम अमाउंट ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे क्लेम होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती, जैसे ड्रंक ड्राइविंग और विदाउट लाइसेंस। अगर कोई भी ड्राइवर लिकर कंजम्पशन करके गाड़ी चला रहा है या विदाउट ए ड्राइवर लाइसेंस चला रहा है, तो उस केस में कार इंश्योरेंस पॉलिसी या कार इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं करेगी, इवन इफ़ आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होल्डर, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपके साथ कोई ऐसा आदमी ज़रूर बैठा होना चाहिए फ्रंट सीट पर जिनके पास परमानेंट ड्राइवर लाइसेंस हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी पॉलिसी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑन डैमेजेस फॉर थर्ड पार्टी पॉलिसी होल्डर, अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी है तो जो दूसरे की गाड़ी को नुकसान हुआ है वो तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी, लेकिन आपकी गाड़ी और आपकी जो ड्राइवर को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस, मान लीजिए किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी को आप 2-4-5 किलोमीटर चला कर ले जाते हैं और उससे गाड़ी को और ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसका नुकसान इंश्योरेंस कंपनी नहीं भरेगी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अगर ऐसी कुछ सर्कमस्टांसिस है जहाँ पर अगर आप गाड़ी चलाएं तो उसको नुकसान होना स्वाभाविक है, बट उसके बावजूद आप गाड़ी चलाते हैं तो और गाड़ी को नुकसान होता है, तो उसका भी हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। जैसे कहीं फ्लड आई हुई है और आप उसमें से गाड़ी चला के जा रहे हैं तो लाजमी है कि उसमें नुकसान होगा ही होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। और जो भी एड ऑन कवर जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किए थे, जो भी एड ऑन कवर आपने नहीं अपनी पॉलिसी में इंक्लूड किए हुए, तो वो सभी एड ऑन का क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। विच पॉलिसी कंपनी टू बी सिलेक्टेड फॉर इंश्योरेंस, तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि कार इंश्योरेंस में हमें कौन कौन सी क्लॉजेस देखने चाहिए। सबसे पहला है प्रीमियम लोवेस्ट होना चाहिए। नो क्लेम बोनस, अगर आप 2-3 साल या 1 साल कोई क्लेम नहीं करते तो आपको उस के अगले साल जो प्रीमियम कंपनी चार्ज करेगी उसमें नो क्लेम बोनस देती है नहीं, ये कंडीशन भी देखिए। एड ऑन्स, जो भी एड ऑन्स आपको पसंद आएँ वो उस पॉलिसी में हैं तो उनकी जांच ज़रूर कीजिए। कैशलेस रिपेयर, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस गाड़ी का बिना, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो बिना किसी पैसे के उस गाड़ी का रिपेयर होना चाहिए, उसको कहते हैं कैशलेस रिपेयर, तो वो क्लॉज भी होना चाहिए। क्लेम प्रोसेस जो है वो फास्ट एंड सिंपल होना चाहिए ताकि आप जस्ट एक फ़ोन कॉल करें और आपका क्लेम रजिस्टर्ड हो जाए, तो आप ऐसी कंपनी देखिए। ओन डैमेज कवर, आप अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ आपको थर्ड पार्टी लॉस वाली पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, आपको कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए जिससे आपकी गाड़ी का और थर्ड पार्टी का जो भी नुकसान हो उस सब का इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखे। थर्ड पार्टी डैमेजेस उस पॉलिसी में होने चाहिए। गुड कस्टमर केयर सपोर्ट, सबसे ज़रूरी क्लॉज ये है कि जो भी आप पॉलिसी लें वो कंपनी का जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस प्लान, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी में आपकी गाड़ी को जो नुकसान हुआ है या आपकी गाड़ी में आग लग जाए या नेचुरल कैलेमिटी से कुछ हो जाए या आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो ये सारे क्लॉज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते, जबकि ये सभी क्लॉज कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में कवर होते हैं। डिफरेंस इनमें यही है कि कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है और थर्ड पार्टी का प्रीमियम अमाउंट थोड़ा कम रहता है। तो कॉम्प्रहेंसिव में जैसा आप देख सकते हैं सारे के सारे क्लॉज कवर्ड हैं और थर्ड पार्टी में सिर्फ वही क्लॉज कवर्ड है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। बेनिफिट्स ऑफ ए कार मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, अब हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं। अभी तक आप वैसे समझ गए होंगे कि कार मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या बेनिफिट हैं, फिर भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो तो हमारी पॉकेट पे इमीडिएट लोड नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी हमारी हेल्प करेगी। अवॉइड प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू थर्ड पार्टी, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है किसी और की गाड़ी के साथ तो उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है और हमें वहाँ पर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। गेट बेटर कवरेज एंड बेनिफिट विद एड ऑन, यदि हम कुछ एड ऑन्स अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं तो हमें
और भी बेनिफिट होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। बी द गुड पर्सन इन द लाइफ। वैसे तो इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना मस्ट है, क्योंकि आप गाड़ी रोड पर निकाल रहे हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो उससे आप लॉ की नज़रों में भी अच्छे आदमी बन जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू फाइल ए कार इंश्योरेंस क्लेम। सबसे पहले आपको पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी आपका डैमेज है वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कवरेज है उसको रिव्यू कीजिए। अपने इंश्योरर जो भी जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसे कॉल कीजिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ फाइलिंग ए क्लेम इज़ टू कॉन्टैक्ट योर इंश्योरर एंड इंटीमेट अबाउट द क्लेम एज अर्ली एज पॉसिबल। आप अपना क्लेम फॉर्म भी भरिए और अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और पिक्स जो भी एक्सीडेंट की हैं वो भेजिए। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को अटैच करती है जो सर्वे करता है। उसके बाद आपके क्लेम को एक्सेप्ट किया जाता है और आपकी गाड़ी की रिपेयर या फिर अगर गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो आपको जो भी अमाउंट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मतलब ये होता है कि आजकल बीमारियां फैल रही हैं और हम देखते हैं कि हर फैमिली में या नेबरहुड में कोई ना कोई बीमार रहता है और उसका इलाज कराने के लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वहाँ जो खर्चा होता है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके उस खर्चे का ध्यान रखती है। इस हेल्थ इंश्योरेंस पर मेरा एक अलग से भी वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसे देखना चाहें कि हमें कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए तो आप वो लिंक देख सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। जनरली हमें देखना चाहिए कि वो पॉलिसी जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एनुअल हेल्थ चेकअप, क्रिटिकल इलनेस, मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंस कवर हो, वो पॉलिसी हमें लेनी चाहिए। What is covered in health insurance? Features to check in health insurance plan. All hospitalization due to accident, illness, critical illness. Initial waiting period for diseases. Room rent capping. Pre-post hospitalization expenses. Pre-existing disease waiting period. Consumable cover. Co-pay clause. Cashless hospitalization. लार्ज नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, वर्ल्ड वाइड कवरेज। ये सभी क्लॉज मैंने जैसा कि बताया एक अलग से वीडियो है उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं इन चीज़ों पर इस वीडियो में टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। तो अगर आपको इन क्लॉजेस के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देखिए और आपको सारे क्लॉजेस का मतलब समझ आ जाएगा। सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस। सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब पता नहीं है। इसको मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाऊंगा कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको पता है कि जो पॉलिसी होती है वो 1 साल के लिए होती है। तो मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च है ऑफ नेक्स्ट ईयर और 10 अप्रैल को आपका कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जिसका बिल 7 लाख रुपए आ जाता है। तो 7 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल को दे दिए। तो अब आपके पास रिमेनिंग 355 डेज़ बचे हैं इस साल में और आपके पास कवरेज सिर्फ 3 लाख रुपए का रह गया क्योंकि आपके पास टोटल जो पॉलिसी थी वो 10 लाख की थी और 7 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, तो सिर्फ 3 लाख रुपए का क्लेम रह गया है। तो अब आपको पूरे सभी फैमिली मेम्बर को 355 डेज़ ओनली 3 लाख का कवर रिमेनिंग है। तो मान लीजिए कोई और पर्सन नेक्स्ट 355 डेज़ में बीमार हो जाता है और उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन बिल है वो 6-7 लाख रुपए आ जाता है, तो सिर्फ 3 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी रीपे करेगी हॉस्पिटल को और जो उसके ऊपर का खर्चा है वो आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। तो इस खर्चे को कवर करने के लिए जो प्लान लिया जाता है उसे कहा जाता है सुपर टॉपअप प्लान। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, अब आपका 3 लाख का कवरेज बचा है इस साल 355 डेज़, तो अब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि मुझे इस साल के लिए सुपर टॉपअप प्लान सिर्फ 1 साल से रिलेट करता है, ये हमेशा के लिए आपकी पॉलिसी में नहीं रहेगा, सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे मुझे 5 लाख का सुपर टॉपअप प्लान चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी आपको कोट करेगी कि ठीक है 5 लाख का प्लान लेने के लिए आपको 20 या 25 हज़ार रुपये का इस साल प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको 4-5 लाख रुपए का एडिशनल कवरेज मिल जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है इस साल के लिए।
तो आपको सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये में अगले इस साल के लिए 5 लाख का एडिशनल कवरेज मिल सकता है सुपर टॉपअप प्लान के अंदर। सुपर टॉपअप प्लान का और अदर टॉपअप प्लान का मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुपर टॉपअप प्लान में एक क्लॉज होता है कि आपको कुछ डिडक्टिबल चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जांपल में 3 लाख रुपए का कवरेज बचा था और मान लीजिए कि बिल 4 लाख रुपए का आ जाता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि ठीक है 1 लाख रुपए तक का खर्चा मैं बियर कर लूँगा, जिसको हम डिडक्टिबल कहते हैं। उसके ऊपर का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको बियर करना है। तो अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, आपने जो डिडक्टिबल चूज़ किया है वो 1 लाख किया है। सम इंश्योर्ड जो था 5 लाख रुपए का है। पहला क्लेम जो आपने किया वो 2 लाख का किया। तो आपको क्या पे करना है सुपर टॉपअप में? यू पे 1 लाख जो कि आपने डिडक्टिबल लिया था, और टॉपअप अदर टॉपअप प्लान में भी आपको 1 लाख देना है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो हॉस्पिटल को पे करेगी वो रिमेनिंग जो 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख रुपए पे करेगी, और अदर टॉपअप प्लान में भी 1 लाख। तो यहाँ तक ये दोनों प्लान एक बराबर हैं। अब आपका सेकंड क्लेम होता है सेम ईयर में 3 लाख रुपए का। तो देखिए, सुपर टॉपअप में आप कुछ भी पे नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपना डिडक्टिबल 1 लाख पहले क्लेम में पे कर दिया था। लेकिन अगर आप दूसरा प्लान देखें, अदर टॉपअप प्लान, उसमें आपको फिर से 1 लाख रुपए पे करना है, क्योंकि अदर टॉपअप प्लान में जो डिडक्टिबल है वो आपको हर क्लेम में देना पड़ेगा। अब आप तीसरा क्लेम देखिए, तीसरे क्लेम में आपका खर्चा आया हॉस्पिटल का 50,000 रुपये। तो आपको कुछ पे नहीं करना है। अगर आपने सुपर टॉपअप प्लान लिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा 50,000 रुपये पे करेगी। लेकिन अगर आपका सुपर टॉपअप प्लान नहीं है, अदर टॉपअप प्लान है, तो वो 50,000 रुपये आपको देना है, क्योंकि आपके डिडक्टिबल की लिमिट पर क्लेम 1 लाख रुपये है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, सुपर टॉपअप और अदर टॉपअप प्लान का कंपैरिजन करें, तो इसमें आपको सुपर टॉपअप प्लान में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है एज कंपेयर टू टॉपअप प्लान। What are the advantages of super top-up health insurance? Customize your super top-up policy as per healthcare need. तो आप चूज़ कर सकते हैं अपना डिडक्टिबल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और उसके हिसाब से आप सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं 10 लाख या 20 लाख। नो रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन, आपके सुपर टॉपअप प्लान में कोई रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कवर पेंडेमिक्स, जितनी भी पेंडेमिक्स जैसे कोविड आया था वो कवर होनी चाहिए। पे योर डिडक्टिबल ओनली वन, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, सुपर टॉपअप प्लान में आप डिडक्टिबल सिर्फ एक ही बार पे करते हैं। गेट ट्रीटेड एट एनी हॉस्पिटल, आपको ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में मिल जानी चाहिए। जैसे जिस कंपनी का नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल बड़ा हो वही पॉलिसी हमें चूज़ करनी चाहिए। और इजी ऑनलाइन प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस है क्लेम की या पॉलिसी की, वो इजी और ऑनलाइन होनी चाहिए। वाई शुड एनी वन ऑप्ट फॉर ए सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस, हमें क्यों सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? इसके रीज़न देखिए। ग्रेटर कवरेज फॉर सीनियर एंड पेरेंट्स, सेवियर फॉर द रेनी डे, कोई भी इमरजेंसी हो, जैसा हमने एग्जांपल में देखा कि 10 दिन के अंदर ही आपका 7 लाख का कवरेज ख़त्म हो चुका है और सिर्फ आप 3 लाख के कवरेज के साथ रह रहे हैं, तो आपको इस केस में सुपर टॉपअप लेना चाहिए। इंक्रीजिंग मेडिकल कॉस्ट, जैसा कि हम जानते हैं हेल्थ केयर कॉस्ट इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए। हायर सम इंश्योर्ड, हमारा जो सम इंश्योर्ड है सुपर टॉपअप पॉलिसी में ज़्यादा हो जाता है, और अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। नेक्स्ट ईयर से हमें नॉर्मल प्रीमियम देना होगा जो हम नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दे रहे हैं। एडिशनल टैक्स सेविंग, जो भी आप सुपर टॉपअप प्लान में प्रीमियम देते हैं वो भी आपका टैक्स सेविंग के पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं एटीसी के अंतर्गत। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सुपर टॉपअप इंश्योरेंस प्लान इज़, वाई इज़ ए सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चीपर, क्योंकि इसमें आप कुछ डिडक्टिबल अपनी पॉकेट से भी देते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा चीप रहता है। वाई डज इट मीन बाय डिडक्टिबल, डिडक्टिबल का मतलब क्या होता है? डिडक्टिबल का मतलब वो होता है कि जब भी कोई क्लेम आएगा तो उस अमाउंट, एक पर्टिकुलर लिमिट जो आपने पॉलिसी लेते समय चूज़ की होगी, वो डिडक्टिबल आपको अपनी पॉकेट से पे करना है ओनली वंस इन ए फर्स्ट क्लेम। और बाकी जो भी खर्चा है, जितना भी आपका सम इंश्योर्ड तक का, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है हॉस्पिटल को। हु इज़ एलिजिबल टू बाय ए सुपर टॉपअप, कोई भी पर्सन 18 से 65 साल के बीच में, 65 साल के बीच में एलिजिबल है सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। हाउ डज ए सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस वर्क? ए सुपर टॉपअप प्लान वर्क्स ऑन ए कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। कॉस्ट शेयरिंग का मतलब है कि जो डिडक्टिबल एक्सपेंस है वो आप पे करेंगे, जो भी आपने पॉलिसी लेते हुए चुना था, और उसके ऊपर का जो भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी।
कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस वो होता है जो कोई कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए लेती है। तो ये कोई भी कंपनी जिसमें 15 या 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, जनरली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारे के सारे एम्प्लॉई उसमें कवर हो जाते हैं, उनका सबका सम एश्योर्ड एक जैसा रहता है। वो चाहें तो अपने पेरेंट्स को और डिपेंडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उन्हें अपनी पॉकेट से एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है जो कॉर्पोरेट प्लान में, वो बड़ा ही कम होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इकट्ठा लिया जाता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो कॉर्पोरेट्स को लेस प्रीमियम पे अच्छे पॉलिसीज़ ऑफ़र करती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि हर कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेनी चाहिए। क्या क्या बेनिफिट होते हैं देखिए इनके। प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सिवियर हेल्थ कंडीशंस, एनहेंस देयर मेंटल वेलबींग, बूस्ट एम्प्लॉय रिटेंशन। जो भी कंपनी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेके हो या उनकी और नीड्स को देखते हुए, तो ये होता है कि एम्प्लॉय उस कंपनी के साथ ज़्यादा लॉयल रहते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जैसे कि कोविड पैंडेमिक आया था, तो उसमें जिस भी कंपनी ने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ले रखे थे तो उनके एम्प्लॉयज़ का इलाज अच्छे से हुआ था और फाइनेंशियली भी वो एम्प्लॉयज़ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। एम्प्लॉई का मोटिवेशन भी, अगर आप कॉर्पोरेट प्लान ले रखा है तो आपका एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान है, उसके बावजूद आपको अपना एक पर्सनल इंश्योरेंस, चाहे वो कम सम एश्योर्ड का हो, ज़रूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए उसका रीज़न जानने के लिए आप मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी ज़रूर लेनी है अलॉन्ग विद कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। व्हाट इज़ कवर्ड इन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस? एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन, कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन, इलनेस रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, डेली हॉस्पिटल कैश कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, मैटरनिटी बेनिफिट विद न्यूबॉर्न बेबी कवर। एडवांटेज ऑफ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट प्लान: लो कॉस्ट प्रीमियम, टैक्स बेनिफिट। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, कंपनीज ऑफरिंग देयर एम्प्लॉयज विद ए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कैन बेनिफिट फ्रॉम टैक्स सेविंग्स। कंपनी गुडविल, जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती है उस कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी होती है और अच्छे एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे अंत में कंपनी को ही फ़ायदा होता है। Other important detail about corporate insurance plan. How does a corporate or group health insurance plan work? A company generally opt for a respective health insurance provider to cover their employees with a group plan, the premium of which is usually paid out by the respective company itself and offered to employees as a healthcare benefit. Who should buy a group health insurance plan? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 15 या उससे ज़्यादा या 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉर्पोरेट प्लान ले सकते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वर्सेस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, क्या डिफरेंस है हम वो भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस या पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो होता है उसमें जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इंश्योरेंस कंपनी के, जबकि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के साथ। एवरी इंडिविजुअल होल्ड द राइट टू कैंसल। इंडिविजुअल हेल्थ प्लान में इंडिविजुअल कभी भी पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ कंपनी के पास ये राइट है या एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि वो कब कैंसिल करना चाहता है। इंडिविजुअल पॉलिसी इज़ वैलिड होती है जब तक इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता रहता है, और ग्रुप हेल्थ पॉलिसी वैलिड होती है जब तक कि एम्प्लॉई उस कंपनी में एम्प्लॉई रहता है। जैसे ही वो एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से हट जाता है। इसलिए मैंने बोला कि आपको एक पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा ज़रूर रखनी है। एन इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल एज, मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ कंडीशन, जबकि ग्रुप हेल्थ पॉलिसी जो डिपेंड होती है वो एम्प्लॉयज़ की कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में और उनकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में प्री मेडिकल चेकअप करवाए जाते हैं, जबकि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का होता है वहाँ ऐसा मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए जाते और सभी एम्प्लॉयज़ को पॉलिसी मिल जाती है।
अब हम डिस्कस करेंगे एक अलग कैटेगरी, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू। हम सब घूमना चाहते हैं, बीचेस पे जाना चाहते हैं, हवाई जहाज़ में उड़ना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं या एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। हमारा पासपोर्ट लॉस हो सकता है, हमारा बैगेज चोरी हो सकता है, तो फ़्लाइट डिले हो सकती है, फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, हमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो इन सब के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। डू वी रियली नीड ए ट्रैवल इंश्योरेंस? हम देखते हैं, प्लीज़ सी बिलो एंड डिसाइड ऑन योर ओन। एज़ पर रिपोर्ट्स, मोर देन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बैगेज हर साल एयरलाइंस द्वारा गुम कर दिए जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंस जो इंडिया से बाहर हैं वो 4 to 5 टाइम कॉस्टली हैं। 40% से ज़्यादा बैगेज लॉस इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स में होता है। फ़ोन, बैंक कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट सबसे ज़्यादा गुम ट्रैवलिंग के टाइम पे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी दिन फ़्लाइट डिलेड का उन्हें सामना करना पड़ता है, और उसके कारण आपको मान लीजिए कोई होटल या कहीं पर स्टे करना पड़े तो इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, उस होटल का खर्चा सब उस पॉलिसी में कवर करती है। ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम भी होते हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। क्या क्या कवर हमें देखना चाहिए जब हम ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हों? इमरजेंसी एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट एंड इवैक्यूएशन, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, पर्सनल एक्सीडेंट, डेली कैश अलाउंस, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट, स्मूथ ट्रांजिट कवर, पासपोर्ट आपका लॉस हो जाए, इमरजेंसी कैश रिक्वायर्ड हो, इमरजेंसी ट्रिप का एक्सटेंशन करना पड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड में जितने भी लोग इटली या यूरोप घूमने गए हुए थे और कोविड रिस्ट्रिक्शन लग गई थी और लोग इंडिया में वापस नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए ये इमरजेंसी ट्रिप एक्सटेंशन काम करता है। तो कुछ लोगों ने वहाँ एक एक डेढ़ महीना एक्स्ट्रा बिताया और उसका जो भी खर्चा था वो इंश्योरेंस कंपनी ने बियर किया। ट्रिप आपकी अबंडनमेंट हो जाए या पर्सनल लायबिलिटी कुछ भी हो जाए, तो वो सारे आप क्लॉज चेक कर सकते हैं जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लें कि क्या क्या क्लॉज आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं। अब हम देखते हैं शॉप इंश्योरेंस। अभी हमने देखा था सबसे पहले जब ये वीडियो शुरू किया था कि फ्रांस में आजकल लूटपाट चल रही हैं, एप्पल के स्टोर, गाड़ियों के शोरूम, हर जगह लूटपाट चल रही है। तो जिन जिन शॉप ऑनर्स ने इंश्योरेंस ले रखा है वो सेफ़ हैं, अदरवाइज़ बाकी जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी थी शॉप पर, वो सब इंसॉल्वेंट होने के कगार पर आ जाएंगे। तो शॉप इंश्योरेंस इज़ ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिज़ाइन टू कवर फॉर ए शॉप प्रॉपर्टी एंड कंटेंट केप्ट इनसाइड। शॉप इंश्योरेंस कवर फॉर फायर एंड नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो शॉप्स में चोरी का भी डर रहता है, तो उसके लिए कंपनियां अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं। तो आपको 2 इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेंगी, एक फायर और नेचुरल कैलेमिटी के लिए और एक बर्गलरी के लिए। दिस वे योर शॉप इज़ नॉट ओनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर एंड नेचुरल कैलेमिटी बट आल्सो फ्रॉम डैमेजेस एंड लॉसेस दैट कुड ऑकर ड्यू टू बर्गलरी। शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी क्या क्या कवर करती है? थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटी, फायर, टेररिज्म, अदर कवरेज। इन सब के हम एग्जाम्पल आजकल फ्रांस में देख रहे हैं। व्हाट इज़ होम इंश्योरेंस? हम जब घर खरीदते हैं तो आजकल घर एक तो हमारे दिल के करीब होता है और एक घर की कीमत बहुत होती है, 70-80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ आजकल कॉस्ट इतनी है। और आप जानकर ये सरप्राइज़ होंगे कि अगर हम 70-80 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज लेने जाएं तो उसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, मान लीजिए 1,500 से 2,000 रुपये एक साल का। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जैसा कि अभी हमने देखा टर्की में 5,600 प्रॉपर्टीज़ गिर गई थी अर्थक्वेक में। तो आप सोच सकते हैं कि जिस जिस प्रॉपर्टी ओनर ने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा उनको कितना नुकसान हुआ होगा, और जिस जिसके पास इंश्योरेंस होगा वो आज की डेट में सेफ फील कर रहा होगा और उसके अकाउंट में अब तक इंश्योरेंस का अमाउंट आ चुका होगा। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इवन मकान मालिक या किराएदार भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले सकता है। तो आप किराएदार हो या ओनर, आपको इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का ज़रूर लेना चाहिए। व्हाट इज़ कवर्ड इन होम इंश्योरेंस? फायर, एक्सप्लोजन एंड एयरक्राफ्ट डैमेज, स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक।
ये सभी चीज़ें होम इंश्योरेंस में कवर्ड हो सकती हैं। जब भी आप होम इंश्योरेंस लें और पॉलिसी लें, उस पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको सब समझ आए कि उसमें कौन कौन से क्लॉज कवर्ड हैं। हु शुड गेट ए होम इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने बताया, हाउस ओन्ड हो या रेंटेड, आप इंश्योरेंस पॉलिसी होम पर ले सकते हैं और प्रीमियम भी बड़ा रीज़नेबल होता है। कितने टाइप के होम इंश्योरेंस होते हैं? होम इंश्योरेंस 3 टाइप के हो सकते हैं कि आप सिर्फ बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या सिर्फ बिल्डिंग के अंदर जो सामान, फर्नीचर, टेलीविज़न एक्सेट्रा, उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, या आप बिल्डिंग और उसके अंदर जो सामान है, कंटेंट है, उन दोनों का कवरेज कराना चाहते हैं। तो 3 तरह की पॉलिसी है, सिर्फ बिल्डिंग, सिर्फ सामान या दोनों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंश्योरेंस आईआरसीटीसी इंश्योरेंस। जब भी आप ये आईआरसीटीसी ट्रेन इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जैसा कि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था, एक ट्रेन का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और 300 से 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और बहुत सारे लोगों का इंजरी हुई थी। तो मैं आईआरसीटीसी ट्रेन इंश्योरेंस के बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा। जब भी आप ऑनलाइन ई टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं और उसका प्रीमियम मात्र होता है 35 पैसे पर पैसेंजर। तो आपने ठीक सुना, ओनली 35 पैसे पर पैसेंजर फॉर 10 लाख रुपीज़। तो जब भी आप ऑनलाइन ई टिकट बुक करें तो उस टाइम आप उस ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता जब आप ई टिकट बुक करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ओनली 35 पैसे में आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम ऐसी होती है, अगर किसी ट्रेन पैसेंजर की डेथ हो जाती है और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी आईआरसीटीसी में ली थी तो 10 लाख रुपए तक का उसके नॉमिनी को अमाउंट मिलता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी 10 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 7.5 लाख तक का कवरेज है। और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हो इंजरी के केस में तो 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। इन सभी पॉलिसी में एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी पॉलिसी लें उसमें नॉमिनी ज़रूर अपडेट कराएं। नॉमिनी एक भी हो सकता है 100% अमाउंट के लिए, या आप 2-3 नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं एज़ पर परसेंटेज। जैसे आप 3 नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें किसी एक को 50%, सेकंड को 30%, थर्ड को 20%, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको नॉमिनी ज़रूर अपडेट करना है, अदरवाइज़ क्लेम में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके बाद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो फैमिली के अर्निंग मेंबर को लेनी चाहिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें बहुत सारी डिटेल शेयर करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक अच्छे खासी अमाउंट की होती है। जैसे मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की, और उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। तो जो भी आपकी फैमिली का अर्निंग मेंबर है उसकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होना चाहिए, ताकि ड्यू टू एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस उनको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट वो अमाउंट आपकी फैमिली को मिलता है, जिससे वो अगले 10-15 साल एटलीस्ट, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, तो वो अपना फैमिली अच्छे से चला सकते हैं। तो Why is term insurance better? Term insurance plan offer financial security for the entire family in case of the unfortunate death of the policyholder. Also, you can get optional coverage for critical illness or accidental death. You are covered for a long duration while the premium are affordable. आजकल टर्म इंश्योरेंस 85, 90, 95 साल तक के लिए भी अवेलेबल है। तो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। व्हाट इज़ एंडोमेंट पॉलिसी? एंडोमेंट पॉलिसी एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होती है। इसमें सम अश्योर्ड जो होता है वो बड़ा कम होता है और प्रीमियम भी काफ़ी कम होता है, लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस की तरह इतनी बेनिफिशियल नहीं है। इस केस में जो आदमी पॉलिसी ले रहा है, अगर वो मैच्योरिटी तक जीवित रहा तो वो पैसा उसको मिलता है। अगर वो मैच्योरिटी और पॉलिसी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो ये पैसा नॉमिनी को मिलता है। जबकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी जो क्लेम का पैसा है वो पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलता। पैसा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ओनली उनकी डेथ के बाद फैमिली को ही या नॉमिनी को ही मिलता है, जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में पैसा नॉमिनी या फिर ओनर, अगर वो सरवाइव कर जाते हैं मैच्योरिटी तक, उनको मिल सकता है। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके साथ ही मैं ये वीडियो
एंड करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं उन पर ध्यान देंगे और आज ही जो जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको चाहिए उसको लेने के लिए प्लान करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी पॉलिसी इकट्ठी लेनी है, आप एक पॉलिसी से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, उसके बाद आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। इस तरह से आप प्लान करके सारी जो भी पॉलिसी आपको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं, ताकि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने रिलेटिव और फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल नॉलेज और इंश्योरेंस नॉलेज से ग्रहण कर सकें और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।